हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे यूपी टीईटी 2025-26 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट तीसरा, जो आपके जूनियर लेवल के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट तीसरा एसएसटी का क्वेश्चन नंबर 1। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और वह ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय भी थे, और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से जून 1948 तक इस पद पर कार्य किया था। जो माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और ये अंतिम वायसराय प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसराय थे ये। और इनके बाद में चक्रवर्ती राजगोपालचारी माउंटबेटन के बाद में स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए कि भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय जो थे, क्योंकि माउंटबेटन जो थे वो ब्रिटिश थे, और चक्रवर्ती जो थे राजगोपालचारी वो प्रथम भारतीय थे, प्रथम और अंतिम भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि जो संविधान सभा के अध्यक्ष स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये पहले के एग्जाम में पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इन्होंने अपना जो पहला जो स्थायी समिति कमेटी बैठी थी उसमें उन्होंने स्थायी रूप से अध्यक्षता की थी। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्होंने पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता की थी, और जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उसमें राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे। स्थायी रूप से उन्होंने अध्यक्षता की थी उस बैठक की। और इस जो बैठक के उपाध्यक्ष थे एस सी मुखर्जी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में ग्राम पंचायतों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक भारतीय जो संविधान है उसमें जो भाग 4 है भारत के नीति निर्देशक तत्व, उसमें जो राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में, उसके अनुसार राज्य अपने जो ग्राम स्तर पर जो अपने निकाय होते हैं उन पर अपना शासन करने का निर्देश देता है। और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है नीति निर्देशक तत्व में। और पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए जाने चाहिए उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाए। इनका जो 40 के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों का गठन करने का जो निर्णय था, उसका मेन उद्देश्य जो था कि जो ग्राम पंचायतें जो थी वो अपने स्तर से काम कर सकें, अपने समस्याओं को और अपने जो भी उनके ग्राम क्षेत्र की जो भी बाधाएं होती हैं उनको दूर करने में वो कुछ सक्षम बने और अपने निर्णय स्वयं ले सकें। और यह अनुच्छेद स्थायी सुशासन की व्यवस्था को बढ़ावा देता है ताकि गांव के लोग अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं कर सकें।
इसलिए इसको ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बड़ोदरा, ऑप्शन डी राजकोट। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक तटीय शहर में हुआ था। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1950। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजन का एक और औपचारिक मॉडल अपनाया गया और तदनुसार 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और जो योजना आयोग जो था उसके जो अध्यक्ष होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे, और जो उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 34,22,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भूभाग का लगभग 10.41% है। इसका जो कुल भारत के क्षेत्रफल से अगर इसका वो किया जाए तो 10% जो एरिया है वो राजस्थान का है, और यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, 34,02,22,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन वित्त मंत्रालय, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत की जो मुद्रा है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में 2 से और 2000 तक के जो नोट होते हैं वो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, जबकि 1 रुपए का नोट और उससे छोटे सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, और इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं। जो 1 रुपए का नोट और जो उससे नीचे के जो सिक्के होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, और उन पे भारत सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं। और 2 रुपए से और 2000 तक के जो नोट होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। आरबीआई को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत ये अधिकार प्राप्त हुआ है। सरकार के द्वारा जारी किए गए सिक्कों को प्रचलन में लाने के लिए की जिम्मेदारी आरबीआई की है। और ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि जो 1 रुपए का नोट होता है वो भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है, और वित्त सचिव के ही इस पे हस्ताक्षर होते हैं। और सिक्के जो हैं भारत सरकार के द्वारा ढाले और जारी किए जाते हैं, जबकि आरबीआई उन्हें प्रचलन में लाता है। सिक्के जो हैं वो आरबीआई और भारत सरकार दोनों की सहमत से या दोनों के प्रयास से ही ढाले जाते हैं, और आरबीआई उन्हें प्रचलन में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लाल किला किसने बनवाया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। उन्होंने 1638 में इसे बनवाना शुरू किया और 1648 में यह बनकर
पूरा हुआ था। इसमें लाल किला को बनवाने में पूरे 10 वर्ष का समय लगा था और इसका असली नाम किला ए मुबारक था। इसका नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में कि लाल किला का जो वास्तविक नाम क्या था, तो किला ए मुबारक था, जिसका अर्थ है शुभ किला। और इसका डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि इसका डिज़ाइन, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो। जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण किया था, जो अहमद लाहौरी थे, इन्होंने ही ताजमहल और लाल किला दोनों का डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था। तो इसका जो निर्माता था वो मुगल सम्राट शाहजहाँ थे। और इनका वर्ष जो था वो ये भी पूछ सकता है किस टाइम पीरियड में हुआ था, तो 1638 से 1648, 10 वर्ष में इसका निर्माण हुआ था। और असली नाम किला ए मुबारक। और मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करना इसका उद्देश्य था, इस किले का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण, ऑप्शन बी सूर्य के घूमने से, ऑप्शन सी चंद्रमा की गति से, ऑप्शन डी वायुमंडल के कारण। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुके होने और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी की धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो हमारी पृथ्वी पर जो भी रात दिन और जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो हमारी अर्थ के 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही होता है। क्योंकि अगर हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अगर ना झुकी होती तो हमारे दिन रात और ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने सिख धर्म के 10 गुरुओं में से सबसे पहले गुरु माने जाते, पहले गुरु के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में हुआ था। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है और स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो तलवंडी में 1469 में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। और ये सिखों के पहले गुरु थे और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने 15वीं सदी के अंत में दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन सिख धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे एशिया और मध्य पूर्व में यात्रा करते बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी मृग। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे इसकी भव्यता, शक्ति, फुर्ती और प्रचंड शक्ति के कारण चुना गया है। बाघ को रॉयल टाइगर भी कहा जाता है और इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ऐतिहासिक संदर्भ, क्योंकि 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, लेकिन बाद में बाघ को यह दर्जा दे दिया गया। 1972 से पहले शेर जो था वो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और 1972 के बाद बाघ को यह दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1919। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 को हुई थी और यह बॉम्बे के गोकुलदास देशपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका इस स्थान भी पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो गोकुलदास देशपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो ए ओ ह्यूम जो थे वो इसके सचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और ये कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी जो इसके अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915,
ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1930। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा के दौरान हुआ था, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चलाई थी। जो अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पर जो शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, उसमें बैसाखी के दिन उस पर जो ब्रिटिश सैनिक थे, उन्होंने भारतीयों के ऊपर गोलियां चलाई थी और उसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था। यह घटना रॉलेट एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी मेले के दौरान हुई थी। उस दिन बैसाखी का दिन था और ये जो सभा हुई थी, उसका जो उद्देश्य जो था, वो रॉलेट एक्ट के विरोध में वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और जो भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जो जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनको गिरफ्तार कर लिया था, उनकी रिहाई की वो मांग कर रहे थे। इसलिए ये सभा एकत्रित की गई थी। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी लोकसभा और न्यायालय, ऑप्शन डी संसद और राष्ट्रपति भवन। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होते हैं और उनके पास किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति होती है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सदन को या संयुक्त सदन को बुला सकते हैं, उनके पास ये शक्ति होती है। और जो लोकसभा, इसके सदस्यों को सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा जो होती है, लोकसभा लोगों को सदन जैसे, जिसमें जनता के प्रतिनिधि सीधे जनता से चुने जाते हैं। और राज्यसभा जो राज्यों की परिषद बोली जाती है, इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर नहीं आते हैं, बल्कि राज्यों की जो विधानसभाएं होती है उनसे चुन के लाए जाते हैं। और इसको उच्च सदन बोलते हैं और इसको निम्न सदन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी पूर्व की ओर। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम की ओर। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम दिशा में अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है, जो भारत की अधिकांश बड़ी नदियों के विपरीत है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक रिफ्ट वैली में बहती है। जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में एक भ्रंश घाटी के रूप में ये बहती है, भ्रंश घाटी में ये बहती है, इसलिए इसका जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर है और यह पश्चिम की ओर बहकर अंत में अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। यह एक रिफ्ट वैली बहती है। इस क्षेत्र में भूमि का ढलान पश्चिम की ओर है, क्योंकि ये सतपुड़ा और विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में बहती है, इसलिए इसका जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर है और मुहाना अरब सागर में ही गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 के चुनाव में उपराष्ट्रपति चुने गए थे और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पादन से, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से, ऑप्शन सी पशुपालन से, ऑप्शन डी शिक्षा से। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन की वृद्धि से है, जिसमें आधुनिक तकनीकों की उच्च उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाइयों का उपयोग करके खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल पर इस पर
फोकस किया गया है, का उत्पादन बढ़ाया गया है। जो हरित क्रांति जो थी वो उसमें बीजों की उर्वरकता, बीजों का जो उच्च उपज देने वाले बीजों पर और रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई में जो नई नई मशीनीकरण होता है उसका, और विशेषकर गेहूं और चावल के लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस पे ध्यान दिया गया है इस पर। और इस क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत में खाद्यान्न की जो आपूर्ति बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य था। जो खाद्यान्न की जो कमी हो रही थी उसको पूरा करने के लिए ये हरित क्रांति जो तो थी जो वो लाई गई थी, जिसने खाद्य सुरक्षा में वृद्धि की और भुखमरी को कम करने में मदद की, जिससे जो खाद्यान्न में अच्छे बीजों से और मशीनीकरण से जो हरित क्रांति से जो कृषि में जो उत्पादन था वो अधिक होने लगा, और जिससे जो खाद्यान्न की आपूर्ति थी वो अच्छी होने लगी, और भुखमरी कम करने में मदद मिली। इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना और गेहूं और चावल जैसी फसलों को सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। और इसमें हरित क्रांति पर जो गेहूं और चावल था उस पर सबसे ज्यादा इसको बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था। और आधुनिक तकनीकी, जैसे इसमें आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाया गया था, नई नई तकनीकियों को और उच्च उपज देने वाले बीजों को और रासायनिक उर्वरकों को आदि को इनमें अपनाया गया था। और इनके जो जनक थे वो एम एस स्वामीनाथन थे। ये इसके जनक भी पूछ लिए जाते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन जो थे वो कृषि के जनक थे, हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी जय हिंद। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित एक कविता है। इसके जो राइटर हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो जिन्होंने संस्कृत में अपनी एक कविता लिखी है, उसमें ये गीत संस्कृत में लिखा गया है, जिसे 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। और ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें ये किससे लिया गया था, तो ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो उपन्यास है आनंद मठ, उससे ये गीत लिया गया है। और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही सम्मानित दर्जा दिया गया था। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसे आनंद मठ से लिया गया है, और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत में ये गीत लिखा गया है। और जो उपन्यास भी पूछ सकता है कि आनंद मठ उपन्यास किसका है, तो ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन के बराबर इसको दर्जा दिया गया। इसको भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी बोधगया। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां इसके शीर्ष का हिस्सा भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है। हालांकि यह स्तंभ के मूल स्थान पर मौजूद नहीं है, बल्कि सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। जो इसको सारनाथ में लगाया गया था, लेकिन इसका जो शीर्ष है वो सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है, और मूल स्थान पर इसका जो स्तंभ है, जो इसका बेस पार्ट है, वो रखा है। इस शीर्ष में 4 सिंह हैं जो ड्रम जैसे आधार पर पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं। मूल रूप से सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में से सारनाथ में बनवाया था, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और सारनाथ में स्तंभ का आधार अभी भी अपने मूल स्थान पर है। इसका जो आधार है वो अपने मूल स्थान पर है, लेकिन जो उसका शीर्ष का भाग है वो सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। और सारनाथ के सिंह शीर्ष को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज में भी शामिल है। जो अशोक चक्र है वो इसी से प्रेरित है। जो अशोक चक्र जो है वो इसी सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी चौथा। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 7वां। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। जो हमारे भारत का हिस्सा है वो पूरे विश्व के भूभाग का लगभग 2% है। और रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत सबसे बड़ा देश है। इन 6 देशों के बाद भारत जो है हमारा 7वें नंबर पर आता है। और भारत के छोटे देशों में अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अन्य देश शामिल हैं। जो भारत जो है वो हमारा विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अब वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वें स्थान पर। और ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000 है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। और इतना कितना एरिया कवर करता है, तो 2 जो भारत जो विश्व का क्षेत्रफल है उसमें इसकी जो भागीदारी है वो 2.4% है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका प्रतिशत भी और इसका क्षेत्रफल भी इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक बने रहिए। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।